यार एक चीज नोटिस की है मैंने, लास्ट कुछ सालों में जितनी भी बड़ी सीरीज है उनका टेक ऑफ लेना जितना इजी हो गया है ना, उतना ही मुश्किल उनका लैंड करना हो गया है। मेकर्स पहले ही एपिसोड से हमें स्पेस तक ले जाते हैं और फिर वहीं से गिरा देते हैं बिना पैराशूट और वार्निंग के। और अब सिचुएशन ये हो गई है, पहले डर लगता था कहीं ये सीरीज खराब ना हो, लेकिन अब डर लगता है कहीं इसकी एंडिंग खराब ना हो। और जो ये शिफ्ट आया है, जब तक सीरीज एंड होती है तो हमारी एंजाइटी भी बढ़ने लगती है और मेकर्स के ऊपर भी प्रेशर बढ़ने लगता है। क्या हम इसको ये बोल सकते हैं कि ओवर हाइप हो जाने के बाद मोस्टली हमें सारी सीरीज ही खराब लगती है। तो इसी सिचुएशन के अराउंड आ चुका है द बॉयज सीरीज ऑफिशियली, जिसका एंड हो चुका है। मैं सीधा ही कंक्लूजन पर नहीं जाऊंगा कैसा ये शो है, कैसा ये एंड होता है। इससे बड़ी चीज है इसके कैरेक्टर, उनको कैसी एंडिंग मिली है। अगर हम कैरेक्टर को सही से समझ ले कि कहां से उन्होंने शुरुआत की थी और कहां पर उनका अंत हुआ है, तो इसी से ही हम जज कर पाते हैं कि कितना शो लैंड किया या नहीं। किसी भी शो को ग्रेट बनाने वाली चीज उसके क्लाइमेक्स नहीं होते, बल्कि होते हैं उसके कैरेक्टर्स की जेन्युइनली वो कितने इवॉल्व हुए हैं, जहां उनकी जर्नी मीनिंगफुल लगती है और आपको फील हो कि आपने सच में किसी इंसान को समझा है। तो आज हम द बॉयज कैरेक्टर के आर्क को समझते हैं कि कितने इनके कैरेक्टर इवॉल्व हुए। तो सबसे पहले आता है MM का कैरेक्टर। सीजन 1 में MM एक ऐसा आदमी है जो अपने अंदर की टूट फूट को अपने डिसिप्लिन के पीछे छुपाता है। बहुत ही कंट्रोल, बहुत ही रूल बाउंडेड, क्योंकि उसकी लाइफ में जो वुंड था वो हील नहीं हुआ था, और वो था सोल्जर बॉय की वजह से, जिसने उसकी फैमिली को डिस्ट्रॉय किया था। ये सिर्फ रिवेंज नहीं था, बल्कि उसका कोपिंग मैकेनिज्म था। अगर वो कंट्रोल में रहेगा तो उसको आसपास सब सेफ लगता है। जहां एक तरफ उसका रिवेंज उसको अंदर से खा रहा था, दूसरी तरफ उसको अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्ट करना था। उसको फाइनल सीजन आते आते समझ आ गया था कि उसको सोल्जर बॉय मारकर भी वो सेटिस्फाई नहीं होगा। जब दूसरी तरफ वो सोल्जर बॉय को भी देखता है तो उसको लगता है कि कोई सेंस बनता नहीं है इस बंदे से रिवेंज लेने का, क्योंकि ऑलरेडी वो इतना थका हुआ इंसान है, वो ऑलरेडी मर चुका है एक तरीके से। उसको समझ आता है ये फाइट सिर्फ रिवेंज की फाइट नहीं है, बल्कि सर्वाइवल की है। अगर वो सूप्स को खत्म नहीं करेगा, अगर वो होमलैंडर को खत्म नहीं करेगा, तब तक उसकी फैमिली सेफ नहीं है। और MM के कैरेक्टर का सोल यही है कि उसके लिए जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो थी उसकी फैमिली। उसके लिए उसको रिवेंज लेना इतना वर्थ इट नहीं लगा। सीजन 1 में जितना MM का कैरेक्टर बोल्ड और लेयर्ड लगता है, उतना ही सीजन 5 में वो ग्राउंडेड और ह्यूमन फील होता है, और मुझे काफी कंप्लीट लगा उसका आर्क। और जब ये वॉर खत्म हो जाती है तो उसको वो सब मिलता है जिसके लिए वो लड़ रहा था। काफी सेटिस्फाई एंडिंग लगती है मुझे MM की। और फिर आते हैं फ्रेंची और किमिको, जो इस सीरीज का सबसे इमोशनली और ऑनेस्ट रिलेशनशिप था। Just a scared one. Let me help you. जहां सीजन 1 में फ्रेंची पूरा गिल्ट में डूबा हुआ था, एडिक्शन से स्ट्रगल कर रहा था और एक जोकर का मास्क पहना हुआ था, जैसे उसको किसी चीज की परवाह नहीं। वो जोकर के पीछे छुपी हुई वनरेबल साइड को नहीं दिखाता था। बाहर से देखने से वो काफी कूल और केयरलेस और सेंसलेस बंदा लगता था, लेकिन जब वो किमिको से मिलता है, वहां से उसकी शील्ड डाउन होनी शुरू हो जाती है, जिससे वो पूरा रिलेट कर पाता है, जिसे देखकर वो अपने पेन भूल जाता है। वो उसको हील करने की कोशिश करता है। और किमिको ही पहली ऐसी लड़की थी जिसने फ्रेंची पर ट्रस्ट किया था, जो फ्रेंची को पहली बार समझ पाई थी अच्छे से। जहां किमिको ने अपनी ट्रॉमेटाइज्ड पास्ट में अपनी वॉइस खो दी थी, वो वॉइस फ्रेंची में ढूंढ पाती है। सीजन एंड होते होते दोनों ही जो टूटे हुए पजल थे वो साथ में जुड़कर एक पूरी कहानी बनाते हैं। जहां स्टार्टिंग के सीजन में फ्रेंची उसकी वॉइस बना हुआ था, एंड आते आते किमिको उसकी वॉइस बन जाती है। और यही है इन कैरेक्टर की ब्यूटी जो इनको प्योर बनाती है। और एक और चीज थी जो किमिको की चेंज हुई है, जो ब्रूटैलिटी और वायलेंस था उस पे, वो सीजन एंड आते आते खत्म हो जाता है, क्योंकि उसको समझ आता है ह्यूमैनिटी और लव का मतलब। जहां दूसरी जगह फ्रेंची एंड आते आते ड्रग्स छोड़ देता है, क्योंकि उसको असली लाइफ मिलती है किमिको के अंदर। और जो सीजन 1 में सबसे यूजलेस आदमी था वो था फ्रेंची, और सीजन एंड में जो सबसे यूजफुल आदमी था वो भी फ्रेंची ही था। काफी स्टार कॉन्ट्रास्ट है उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग लाइफ में। फिर आता है ए ट्रेन। ए ट्रेन के साथ शो ने कुछ इंटरेस्टिंग किया है, और यही ट्राई इस शो की थोड़ी प्रॉब्लम भी बनती है मेरे हिसाब से। सीजन 1 में जो प्योर विलन था, सेल्फिश था,
ब्रांड ऑब्सेस था, शो ने इसको ब्लैक से ग्रे करना शिफ्ट कर दिया। जैसे इसने कंपाउंड वी लीक किया, ब्लैक लाइफ रिप्रेजेंटेशन का एंगल, अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करना, ये इंटरेस्टिंग था। पता नहीं ये शो की प्रॉब्लम थी या उसके कैरेक्टर की आइडेंटिटी की वो ऑन ऑफ होता रहता है, क्योंकि रियल लाइफ में भी हम कई बार अपनी मोरालिटी से इधर उधर भटकते रहते हैं, कई बार इधर जाते हैं, कई बार उधर जाते हैं। तो सेम इसके साथ भी यही हुआ। कई बार ये विलन एनर्जी प्ले करता है, कई बार ये चेंज होने की कोशिश करता है। ये चीज कैरेक्टर में डेप्थ तो लेके आई थी, लेकिन इससे हमारी इमोशनल इन्वेस्टमेंट थोड़ी कम हो गई। सीजन के बीच में ये कैरेक्टर थोड़ा कंफ्यूज और डिस्ट्रैक्टेड लगता है, लेकिन सीजन में एंड में जो पे ऑफ किया है इसके लिए वो काफी इंटरेस्टिंग है, वो मुझे अच्छा लगा। जहाँ सीजन के शुरुआत में ही रॉबिन को इसने मारा था तब इसको कुछ फर्क नहीं पड़ा था, और यही चीज रिपीट होती है लास्ट सीजन 5 में, जहाँ कैरेक्टर दिखता है कि इवॉल्व हो चुका है, जहाँ वो लड़की को दोबारा से ठोक सकता था लेकिन वहां वो बचाता है लेकिन खुद मर जाता है। जहां पहले के सीजन में ए ट्रेन की कोई स्टैंड नहीं दिखती थी, वो फाइनल सीजन में दिखती है। फिर आता है डीप का कैरेक्टर, जो मुझे पर्सनली काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लगता है इस शो का, जो कि क्वाइटली ब्रिलियंट है। Butcher, what are you doing? सीजन 1 में जो एक सेक्सुअल प्रेडेटर था, पैथेटिक था और एक्वेटिक पावर की उसका मजाक बनता था, वो लिटरली शो का मीम है। मगर जो शो ने इसके साथ किया वो काफी इंटरेस्टिंग था। उसकी इनसिक्योरिटी, उसकी वोट डिपेंडेंसी, सब मिला के इस कैरेक्टर की ऐसी पिक्चर बनती है जो साइमल्टेनियसली फनी भी लगती है और ट्रेजिक भी। इस कैरेक्टर का सबसे अच्छा आर्क है कि इसका आर्क ही नहीं है, क्योंकि ये कभी ग्रो ही नहीं किया। और इस शो ने ऐसा कैरेक्टर पकड़ा है जो कि काफी रिलेटेबल है रियल लाइफ में भी, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो कभी ग्रो ही नहीं करते। वो एक सिस्टम में रह के फंस जाते हैं और डिपेंडेबल होते हैं। जब तक वो सिस्टम है तब तक ही वो एग्जिस्ट करते हैं। अपनी वैलिडेशन के लिए वो इतने डेस्परेट रहते हैं कि वो चेंज होने के लिए रेडी ही नहीं होते। इस कैरेक्टर का एंड काफी पोएटिक है। जिस कम्युनिटी को उसने अबेंडन कर दिया था वो उसी के हाथों मरता है। मेरे हिसाब से डीप का कैरेक्टर काफी अंडररेटेड है, काफी मल्टी लेयर्ड है। फिर आता है स्टारलाइट का कैरेक्टर, जो कि एक आइडियलिस्टिक लड़की थी जो बचपन से सुपर हीरो बनना चाहती थी और जिसने पूरी लाइफ बिता दी थी वो बनने के लिए। उसको सुपर 7 में आना था और पहले ही एपिसोड में उसको रियलिटी पता लगती है कि लाइफ इतनी इजी नहीं है यार। जिस नजर से वो सुपर हीरोज को देखती थी उसका पूरा एंगल चेंज हो जाता है। जहां वो बुरे लोगों में एक इकलौती अच्छी इंसान बची हुई थी। वो इस पूरी सीरीज का एक मोरल कंपास थी जो ग्रे लोगों में वाइट रहने की कोशिश करती थी, लेकिन वो काफी कॉस्टली था उसके लिए। You just need to be human. और ये कैरेक्टर सीजन 3 तक काफी अच्छा वर्क करता है, लेकिन सीजन 4-5 तक इसको अबेंडन कर दिया है। सीजन 4 के बाद इस कैरेक्टर में डेप्थ मिसिंग होने लग गई। स्टारलाइट का कैरेक्टर सीजन 4-5 में सिर्फ रिएक्शन के लिए रखा गया था। बीच बीच में ही कुछ पॉइंट मिले उसको मीनिंगफुल, वरना अदरवाइज उसको सिर्फ रिएक्शन देने हैं। जहाँ सीजन के शुरुआत में वो काफी कंफ्यूज लगती है, वहां मिलता है उसको ह्यूई जो अपने स्टैंड पर रहता है और वहां से उसको अपनी जर्नी शुरू मिलती है। जो स्टारलाइट की पावर थी वो काफी सिंबॉलिक थी, जो कि लाइट को रिप्रेजेंट करती थी, जहां उसके कैरेक्टर के साथ भी मैच करती थी, जहां वो लाइट को ढूंढने की कोशिश करती थी। इस एंगल को शो ने काफी अंडर एस्टिमेट कर दिया, काफी साइडलाइन कर दिया, जो कि ये सिंबल काफी स्ट्रॉन्ग था। जो सीजन 1 में इन दोनों की केमिस्ट्री थी वो पूरी मिस हो गई सीजन 5 आते आते। इनका फैमिली एंगल है वो काफी इंटरेस्टिंग है, जहां उसको लगता था कि उसकी फैमिली ने उसमें इन्वेस्ट किया है सिर्फ पैसे के लिए या एक फेम के लिए। उसको लगता था उसकी फैमिली ने उसको सिर्फ एक प्रोडक्ट समझा है, लेकिन एंड आते आते जब वो अपने फादर से मिलती है तब समझ आता है कि वो एक प्रोडक्ट से ज्यादा थी। और ये इस कैरेक्टर का मेन आर्क था, जहां उसको लगता था कि उसके पेरेंट ने उसके साथ अच्छा नहीं किया, उसके अंदर कंपाउंड भी डलवाया, उसको सिर्फ एक प्रोडक्ट समझा। जैसे आज भी हम काफी स्पोर्ट्स पर्सन को देखते हैं, काफी एक्टर्स को देखते हैं जिनको बचपन से ही डाला जाता है उस फील्ड में एक प्रोडक्ट की तरह। सेम उसके साथ भी वैसा हुआ, लेकिन बाद में उसको समझ आया जो ये पावर है अब उसके साथ ही उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसको एम्ब्रेस करनी पड़ेगी ये चीजें। और फिर आता है बिली बुचर का कैरेक्टर। बिली बुचर इस पूरी सीरीज का काफी रिच कैरेक्टर है। Name's Butcher. Billy Butcher. जो सीजन 1 में एक ऐसा आदमी है जो रिवेंज में इतना डूब चुका है कि उसको खुद का ही नहीं पता कि वो क्या है, वो हीरो है,
वो विलन है या वो एक ऐसा आदमी है जो दर्द को पर्पस का नाम दे रहा था। वो बॉयज को जेन्युइनली केयर नहीं करता था, वो सिर्फ उनको यूज करता था। होमलैंडर ने जो बेका के साथ किया था उसके लिए उसके अंदर बहुत ज्यादा रेज थी और वो रेज उसको अंदर से पूरी तरीके से खा चुकी थी। इस कैरेक्टर का मेन आर्क यही है कि जो रेज के लिए, जो बदले के लिए कुछ भी कर सकता है। और इस कैरेक्टर के सामने इतनी सिचुएशन रखी जाती है कि ये कितना गिर सकता है अपने रिवेंज लेने के लिए। जहां वो सूप्स को इतनी नफरत करता था, लेकिन जहां उसको ऐसा लगा कि इसके बाद सब खत्म हो सकता है, उसका रिवेंज लेने का मकसद खत्म हो सकता है, वहां उसने कंपाउंड भी खुद भी ले लिया। वो सूप बन गया जिससे वो नफरत भी करता था। सीजन एंड आते आते उसकी ह्यूमन साइड पूरी खत्म हो जाती है और इस शो का एक पोइटिक एंगल है जो दिखाता है जब भी ह्यूमन साइड उसकी दिखानी होती है तो अल्टर ईगो उसकी अलग से दिखती है। वो खुद से भी फाइट कर रहा है अंदर अंदर, उसका भी एक ग्राउंड है मोरालिटी का। और बिली बूचर का कैरेक्टर तब शिफ्ट करता है इस पूरे शो में जब उसको ये समझ आता है कि होमलैंडर और उसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस है नहीं, और वो पूरी बॉयज टीम को समझ आ जाता है सिर्फ मोटिव का डिफरेंस है होमलैंडर और बिली बूचर में, और कोई डिफरेंस नहीं बचा। दोनों ही खून की नदियां बहा सकते हैं अपना मोटिव पूरा करने के लिए। और यहाँ राइटिंग की ब्रिलियंस दिखती है कि होमलैंडर को अगर मारना है तो उससे बुरा बनना पड़ेगा। और इस शो में जो सबसे अच्छी चीज लगी मुझे वो है बिली बूचर का कैंसर, मतलब उस वे में नहीं, बल्कि जब रेज होती है हमारे अंदर, जब गुस्सा होता है हमारे अंदर, हेट्रेड होती है और वो इस लेवल पे चली जाती है तो वो लिटरली एक बीमारी में कन्वर्ट हो जाती है। वो किसी के लिए भी हो सकती है और ये मैंने रियल लाइफ में भी देखा है। जितनी अंदर हमारे हेट्रेड हम रखते हैं किसी को लेके भी, वो हमें ही इफेक्ट करती है। I didn't come to you because I was scared. Because I knew that you'd chase after him and you would seek revenge and it wouldn't be good for anybody. और जब बिली बूचर होमलैंडर को आखिरी में मारता है फाइनली, हर पंच में हम फील कर पाते हैं कि वो यार कितना रेज था उसके अंदर, कितना टाइम से उसके अंदर भरा हुआ था, वो सब निकलता है हर एक पंच में। इसीलिए ये कैरेक्टर मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट था इस सीरीज का, मुझे काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लगा। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो भी बना सकता हूँ। फिर आते हैं हमारे गॉड होमलैंडर। I don't make mistakes. I'm not just like the rest of you. I'm stronger. I'm smarter. I'm better. I am better. मैं तुमसे कंप्लीटली एग्री करता हूँ। जो फर्स्ट सेकंड सीजन में होमलैंडर टेरिफाइंग दिखाया है वो कभी मैच नहीं करता किसी भी सीजन में। जो उसकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी थी वो उसका वेपन था, तुम कभी श्योर नहीं होते ये बंदा कभी भी कुछ भी कर सकता है। सीजन 1 और 2 में जितना अनप्रेडिक्टेबल होमलैंडर था उसी वजह से हम इतना डर फील करते थे कि ये बंदा कुछ भी कर सकता है। उसको कंट्रोल करना इतना मुश्किल था और उसके एक्सप्रेशन पे दिखता था कभी भी ये अपने कंट्रोल से बाहर आ सकता है। होमलैंडर का भी एक कैरेक्टर आर्क दिखाया है जो बचपन में जैसे उसके साथ हुआ था जिस वजह से वो ऐसा इंसान बना, लेकिन उसको इतना एक्सप्लोर नहीं किया क्योंकि वो फिर ग्रे में आ जाता, वो ब्लैक नहीं बचता, फिर हमें वो इतना विलन फील नहीं होता। सीजन 3 में जो सोल्जर बॉय और फादर सन वाली केमिस्ट्री दिखाई है रायन के साथ भी, वो उसके कैरेक्टर में लेयर्स तो डालती है लेकिन उस वजह से उसका ओरा हमेशा कम होता रहता है। जितना जितना सीजन के एंड आते आते हमें होमलैंडर समझ आने लगता है उतना वो टेरिफाइंग कम होने लगता है। लेकिन सीजन 4-5 आते आते उसको कंट्रोल तो फुल मिल गया था लेकिन वो वीक फील होना शुरू हो गया। ऐसा लगता था सब कुछ होते हुए भी काफी हेल्पलेस है। लास्ट में आते आते उसकी हरकतें काफी प्रेडिक्टेबल होने लगती है जो कि कैरेक्टर को थोड़ा सा नीचे लेके आता है मेरे हिसाब से। और ये बात बिल्कुल सही है, विलन जब तक ही टेरिफाइंग लगता है जब तक वो अनप्रेडिक्टेबल रहता है। जब ऑडियंस उसको प्रेडिक्ट करने लगे तो वो फियर खत्म हो जाता है। और सबसे अजीब बात यह है फिनाले तक जब तक होमलैंडर मरता है वो ऑलरेडी ही मर चुका था। ऑडियंस की नजर में वो ऑलरेडी खत्म हो चुका था, उसके अंदर कुछ भी नहीं बचा हुआ था। और यही चीज मुझे काफी डिसअपॉइंट की, काफी फ्लैट लगी इसके एंड सीजन में। फिर आते हैं हम लास्ट और ह्यूई के कैरेक्टर पे जो मुझे सबसे फेवरेट और मेन कैरेक्टर लगता है, जो इस शो का सरोगेट भी था। हम इसके नजर से ये पूरा वर्ल्ड देखते हैं। Every single fucked up horrible thing that's ever happened to me, to all of us, it all started with you. हम इसके पीओवी से समझते हैं कि कैसा ये वर्ल्ड वर्क करता है। जो सीजन 1 में वीक था, डरा हुआ था और रॉबिन की डेथ को प्रोसेस कर रहा था, और उसकी आर्क यही थी कि वो फिजिकली बैडएस नहीं बनता बल्कि वो इमोशनली इंटेलिजेंट बनता है। और जो द बॉयज सीरीज की सोल है वो है ह्यूई और बूचर की केमिस्ट्री। ये दिखाती है कि दोनों के वर्ल्ड बहुत डिफरेंट है। एक जो बिलीव करता है रिवेंज लेने में, कैसे भी लो रिवेंज लेना ही लेना है, और दूसरा एथिक्स और मोरालिटी में बिलीव करता है जो काम करेगा लेकिन अच्छे तरीके से करेगा। I managed to go my whole life without seeing someone die horribly, and now I'm up to about a half dozen, so I think I'm good. जहां हर कदम पर ह्यूई ये सोचता है कि कहीं ह्यूमैनिटी तो लॉस नहीं हो रही। जहां बिली बूचर उल्टा काम करता है, भाड़ में जाए ह्यूमैनिटी, उसको अपना पर्पस कंप्लीट करना है। जहां बिली बूचर उसको टेस्ट करता रहता है, उसको ऑब्जर्व करता रहता है कि कभी ना कभी तो इसकी मोरालिटी टूटेगी, कि जो बंदा मोरालिटी में किसी को भी नहीं मारेगा वो उसको मारता है,
जो उसके साथ था, जो उसके साथ हमेशा खड़ा था, लेकिन जब वो बुरी साइड में खड़ा हुआ तो वो उसके भी खिलाफ खड़ा हो गया। ये एंडिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी, मतलब मज़ा आ गया यार, काफ़ी इमोशनल। आपको हाई एंड क्लाइमैक्स नहीं मिलेगा, लेकिन जो एंड है इसका, जिस तरीके से इस सीरीज़ के कैरेक्टर्स को एंडिंग दी है वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी है। तो यही थी मेरी कैरेक्टर ऑब्जर्वेशन द बॉयज सीरीज़ की। शो में काफ़ी चीज़ें हैं जो जल्दी निपटाने की कोशिश की है, पर पता नहीं क्यों। जैसे जेनवी का पूरा ही एंगल मिस कर दिया है, वो हटाई दिया है, सिर्फ वो एक दो डायलॉग के लिए ही रखे हैं शायद, अदरवाइज उनका कोई रोल ही नहीं है इसमें, जो मेरे हिसाब से काफी अच्छा पोटेंशियल रखता था सीरीज को ग्रो करने में। शो में रायन के कैरेक्टर को भी न्यूट्रलाइज नहीं किया, सिर्फ एंड में आता है वो, बाकी उसका कोई रेलेवेंस नहीं है पूरे शो में। जो मैंने बात की थी कि हर शो टेक ऑफ तो ले लेता है मगर लैंड नहीं कर पाता, मगर ये शो काफी अच्छे से लैंड करता है, काफी स्मूथ राइड के साथ। कोई भी शो इनिशियली कल्ट क्लासिक नहीं बनता, उसकी एंडिंग स्टार्टिंग में एड्रप्ट लगती है। टाइम के साथ साथ ही हमें पता लगता है कि शो कितना अच्छा था और कितना खराब। इंस्टेंटली जज करना सही नहीं है, क्योंकि काफी डेप्थ है, काफी टाइम लगेगा हमें समझने में। हम जब एक दो बार देखेंगे इन सीरीज को तब हमें समझ आएगा, और टाइम के साथ भी ग्रो करेंगी ये सीरीज। तो यार यहीं खत्म करते हैं आज की वीडियो। आप कमेंट सेक्शन में बताओ आपका कौन सा कैरेक्टर फेवरेट था। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सिनेमोहितिक।